आप सभी को 14 अप्रैल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे मुक्तिदाता का जन्म हुआ था। उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए मैं अपने जीवन की ये कहानी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले, कुछ इंस्पिरेशन मिले। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ बहुजन साहित्य के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं अपना वो प्रॉमिस पूरा करने वाला हूँ जो मैंने पिछले कुछ वीडियो में किया था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं कैसे एक धर्मांध व्यक्ति से एक अम्बेडकर, एक रेस्टलिस्ट बन पाया, वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो इसको थोड़ा सा आप टॉलरेट कीजिएगा, क्योंकि 27 साल की उम्र है मेरी और 27 साल की उम्र में बहुत ज्यादा इंसिडेंट होते हैं। 27 साल के लाइफ स्पैन को आप लोगों के साथ शेयर करना एक मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग चीज है। क्या शेयर करूं, क्या शेयर नहीं करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने कुछ फेसेस में अपने पूरे 27 साल के लाइफ स्पैन को डिवाइड किया, जिससे आपको एक इंसाइट मिल पाए मेरी परवरिश के बारे में, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, फिर किस तरीके से मैं खुद को असर्ट करता हूँ और मेरी लाइफ के वो इंसिडेंट जिनकी वजह से मैंने अम्बेडकर को पढ़ना शुरू किया, मैंने भगत सिंह को पढ़ना शुरू किया, मैंने पेरियार को पढ़ना शुरू किया, फुले को पढ़ना शुरू किया। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है मेरी कि वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। शुरुआत में ही मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं कि लाइफ का कोई भी इंसिडेंट सिर्फ एक कारण की वजह से नहीं होता, उसके पीछे मल्टीपल ऑफ रीजंस वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम अम्बेडकर की लाइफ को ही अगर एग्जाम्पल मान के उनके ऊपर स्टडी करें तो अम्बेडकर बनने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर बहुत सारी चीजों ने योगदान दिया। वो इंसिडेंट जो उनके साथ बचपन में हुए थे, जिनमें उनको जातिवाद का सामना करना पड़ा, वो इंसिडेंट जब वो स्कूल जाते हैं और उन्हें पानी पीने के लिए घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है और कभी कभी वो पानी नहीं भी पी पाते, वो इंसिडेंट जब उनकी किताबों की पूर्ति करने के लिए उनके पिताजी जाते हैं और उनकी बेटियों के गहने बेचकर डॉक्टर अम्बेडकर की किताबों की पूर्ति करते हैं, वो रियलाइजेशन जब डॉक्टर अम्बेडकर घर से भाग जाते हैं और घर से लौट कर आने के बाद अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं एजुकेशन के लिए, शिक्षा के प्रति, वो इंसिडेंट जब वो बड़ौदा के महाराज के यहाँ जॉब करते हैं, वो सारे इंसिडेंट जब वो एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इस तरह के सारे इंसिडेंट्स को मिलकर अम्बेडकर बनते हैं। अम्बेडकर पैदा नहीं होते पेट से, अम्बेडकर बनाए जाते हैं। और यही सारी प्रक्रियाएं आपको जितने भी महापुरुष मिलेंगे, जितने भी लीडर्स मिलेंगे, उनके साथ भी होता है। आप अगर फुले के जीवन को एनालाइज करने बैठेंगे तो फुले एक बारात में जाते हैं और उन्हें वहां से भगा दिया जाता है क्योंकि वो शूद्र हैं। और उसके बाद फुले आधुनिक भारत में एक वैचारिक क्रांति की नींव रख देते हैं। आप देखेंगे पेरियार के जीवन को आप एनालाइज कीजिए तो पेरियार भी संन्यास लेने के लिए वाराणसी गए हुए थे, लेकिन वहां के एक भोजनालय में उनको अंदर प्रवेश नहीं लेने दिया क्योंकि वो शूद्र थे। और फिर वहां से वो अपने निवास ग्राम वापस आते हैं और वहां पर इतना बड़ा एक मूवमेंट खड़ा कर देते हैं। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को गढ़ने में। इस तरह के इंसिडेंट मेरे लाइफ में भी हुए हैं, उनके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन आप लोग पहले मेरे बैकग्राउंड को समझ लीजिए। मेरा जन्म होता है 30 जून 1993 को। हालांकि ये विवादित चीज है कि ये 30 जून 1993 को ही हुआ था या फिर 29 जून 1993 को हुआ था। जो जन्म कुंडली मुझे मिली वो 30 तारीख की थी, लेकिन मेरी नानी जी मुझे बताती हैं कि मैं देवसूनी 11 के दिन पैदा हुआ था और 1993 में 29 जून को देवसूनी 11 पड़ी थी। बचपन में ही जब शायद मैं लगभग 3 या 4 साल का रहा हूँगा, मेरी माँ का देहांत हो जाता है। मेरे घर वाले या मेरे रिश्तेदार कुछ कहानियां बताते हैं मेरे बारे में कि मेरी परवरिश बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से की गई। मैं राजाओं की तरह पला बड़ा हूँ। मेरा बचपन किसी राजकुमार से कम नहीं गुजरा, ऐसा मैंने सुना है। मैंने सुना है कि मेरी माँ जो थी वो मुझे दूध से नहलाती थी डेली, और इवन मेरे माँ के देहांत के बाद भी मुझे काफी ज्यादा लाड़ से पाला गया। मेरे फादर कॉन्ट्रैक्टर थे और इस वजह से पैसे की तंगी उस वक्त घर में नहीं थी। हालांकि मेरे फादर जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां पर पैसे की तंगी थी, लेकिन मेरे पिताजी शहर में आते हैं और एक फैक्ट्री में एज अ कॉन्ट्रैक्टर वो काम करते हैं और वहां से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक होने लगती है। ऐसा मेरे परिवार वाले और रिश्तेदार बताते हैं कि मैं नोटों की गड्डी के ऊपर बैठा करता था। ये मुझे नहीं पता, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बताने वाले ही जाने।
उसके कुछ साल बाद मेरे फादर दूसरी शादी करते हैं और एक महाराष्ट्रियन लड़की से शादी करते हैं जो कि एक बुद्धिस्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं। लेकिन जब वो ग्वालियर आती हैं तो वो उस ब्राह्मणवादी परिवार में, उस कथित हिंदू परिवार में घुल मिल जाती हैं और आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वो एक अम्बेडकराइट, एक बुद्धिस्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं। मेरी जो फैमिली का जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरी जो परवरिश होती है उसमें मेरी दोनों ही परिवारों का बहुत ज्यादा योगदान रहा, मेरे ममाने तरफ का भी और मेरे फादर की फैमिली का भी। वहां पर मेरे जो दादाजी हैं, मैंने उन्हें बचपन से, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने उन्हें सीताराम कहते हुए सुना। जब भी उनसे कोई मिलने आता तो वो सीताराम ही उनसे कहा करते थे। जब भी वो कहीं जा रहे हैं तो वो सीताराम कहते थे। मेरी दादी जी काली जी की बहुत बड़ी भक्त रही। उन्होंने 2 बार मंदिर बनवाने के लिए आस पड़ोसियों से लड़ाई भी लड़ी। मेरा जो ममाना पक्ष है, यानी कि मेरी जो मदर की जो फैमिली है, वो एक्सट्रीम रिलीजियस फैमिली है। वहां पर जो मेरे नाना जी हैं वो मॉर्निंग में मंदिर के अंदर जाते हैं। उनके यहाँ एक अलग से डेडिकेटेड रूम है मंदिर, तो वहां पर वो पूजा करने के लिए जब बैठते हैं तो घंटों तक वो पूजा करते हैं। मेरे जो बड़े मामा हैं और जो मेरे छोटे मामा हैं और मेरे नाना जी, ये तीनों ही तंत्र विद्या में ज्यादा संलग्न रहते हैं। इनका जो रुझान है वो तंत्र विद्या में अभी तक बाकी है। जब से मैंने होश संभाला तो मैं इस तरीके के कल्चर में पला बढ़ा, जहां पर मैं देखता हूं कि हफ्ते में एक दिन चौकी भरी जा रही है और वहां पर लोग आ रहे हैं मेरे नाना जी से झड़वाने के लिए। मेरे मामा जी भी इसी तरीके के सारे काम में हैं। मेरे जो छोटे वाले मामा जी हैं, जब मैं उनको देखता हूं तो वो भी कहीं फलाने देवता की पूजा कर रहे हैं, किसी फलाने देवता को प्रसन्न कर रहे हैं, किसी फलाने मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं। ये इस तरह के माहौल में मेरी परवरिश होती है। मेरे जो मामा जी का घर है उसके बारे में कहानियां प्रचलित हैं कि छत के ऊपर जो माता हैं वो आती हैं और फिर वहां पर वो डांस करती हैं। मैंने कभी नहीं सुना, मैं काफी लंबे समय तक उनके घर पर रहा, लेकिन मेरे साथ कभी मैंने ऐसा फेस नहीं किया। रूढ़िवादिता मेरे मामा जी के घर में है। आज की डेट में भी आप देखेंगे तो वहां पर अगर किसी लेडीज का, किसी लड़की के अगर पीरियड्स हैं तो वो पानी को भी टच नहीं करेंगी। वो खाने को तो दूर की बात है, पानी के बर्तन को भी टच नहीं कर सकती। इस तरह के एटमॉस्फेयर में मेरा पूरा लालन पालन पोषण हुआ, मैं बड़ा हुआ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मैं इस तरीके के एक्सट्रीम रिलीजियस एटमॉस्फेयर के अंदर एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के परिवारों में पल बढ़ रहा हूं तो फिर मेरी सोच क्या रही होगी। ये था मेरी दोनों ही फैमिली का बैकग्राउंड। यहां से अब इस बैकग्राउंड का मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चूंकि मैं इतनी रिलीजियस फैमिली में पला बड़ा तो मेरी जो सोच थी वो भी उसी तरीके की थी। मैं तीसरी या दूसरी क्लास में था तब से ही मंदिरों में जाकर पूजा करने लगा। मैं मंगलवार के व्रत रखने लगा। मुझे बहुत क्लियरली याद है कि चौथी क्लास में मैं मंगलवार के व्रत रखता था और मंदिर जाता था। हनुमान को मैं अपना इष्ट देव मानता था। हनुमान चालीसा मुझे कंठस्थ याद थी और ये सिलसिला कोई ऐसा नहीं कि कुछ सालों का ही था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं शायद 5वीं या 6वीं क्लास में रहा हूंगा, तब से मैं 9 दुर्गों के व्रत रख रहा था मैं। और ऐसे भी नहीं कि केवल फास्ट कर लिया और हो गया। पूरे 9 दिन मैं पैर में चप्पल नहीं डालता था। प्रॉपर दोनों टाइम की पूजा हो रही है। इस तरीके का जो पूजा पाठ का सिलसिला था मेरा, वो लगभग मुझे काफी अच्छे से, अगर मैं आपको बताऊं तो कॉलेज जब मैं लॉ कर रहा था ग्वालियर से, तब तक वो जारी रहा। उसके बाद फिर कुछ 2 या 3 साल का उसमें एक ड्रॉप आता है और फिर उसके बाद जब मेरा पहला ब्रेकअप होता है और मैं बहुत इमोशनली में बहुत टूट चुका हूं। उस दौरान में मैं भोपाल में था और जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद फिर मैं ग्वालियर शिफ्ट हो गया और फिर से मैं उन्हीं सारी चीजों में लिप्त होने लगा। यहाँ मैं आपके साथ अपनी 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षा के कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। वो जो इंसिडेंट था, उस समय मैं स्कूल में था और ग्वालियर के एक नामी स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल में था। और वो जो स्कूल था उसकी जो एंट्री गेट थी, वहीं पर एक सरस्वती की बहुत बड़ी भव्य प्रतिमा लगी हुई थी। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं आपकी सोच को, आपकी समझ को। तो जब मैं 10वीं या 9वीं क्लास में था तब मैं खुद मंदिर में जाकर एज अ जो प्रीस्ट जिसको कहते हैं, मैं उनकी तरह एक्ट करने लगा था। मैं जाकर बैठने लगा था। जो चौकियां होती थी वहां जाकर मैं बैठने लगा था और प्रॉपर मेरे जो मामा जी थे वो व्हाइट ड्रेस पहनते थे, पूरी व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट, और मैं भी उनकी कॉपी करता था और मैं व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहनकर जाता था
जो नाना जी की फैमिली है उनका पुश्तैनी मंदिर है, चामड़ देवी का मंदिर। तो मैं वहां जाकर बैठने लगा था। हालांकि वो मैंने बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं किया। ये सारी चीजें मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरी साइकोलॉजी को समझ पाओ कि उस समय मेरी साइकोलॉजी कैसी थी, मैं किस तरह के विचार रखता था। एक और मैं इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूं। जब मैं 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास में था तब मैं नागपुर में था। मेरी जो पूरी फैमिली थी वो नागपुर शिफ्ट हो गई थी। उस वक्त हमारे पड़ोस में एक बुद्धिस्ट फैमिली रहती थी। वो मुझे धर्म के बारे में बता रही थी कि ये सारी चीजें पूरी कल्पनाएं हैं। और वो जो लड़की जो मुझे बता रही थी वो मेरी दोस्त थी और मेरे ही एज की थी, मतलब शायद रही होंगी मुझे, शायद अगर बड़ी होंगी तो 1 आध साल बड़ी होंगी। उस वक्त उस पूरे डिस्कशन के दौरान मैं उनको जवाब क्या देता हूँ ये आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। मैं खुद अब अपने ऊपर हंसता हूँ उस चीज को याद करके। मैं उनसे कहता हूँ कि अभिमन्यु के द्वारा फेंका गया जो चक्र था, जो रथ का पहिया था, वो आज भी उसमें सौरमंडल में तैर रहा है, सौरमंडल में घूम रहा है। ये इतनी इलॉजिकल चीजें हैं, लेकिन अब अभिमन्यु की कहानी तो हमें किताबों में पढ़ाई जा रही थी ना उस दौरान। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। और इसी तरह का अगर मैं एक और इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूं, जब मैं 8वीं क्लास में था तब मेरी दादी जी के साथ मेरा कन्वर्सेशन हो रहा था कि वो ग्वालियर में एक मंदिर बनवा देंगी और मैं वहां रह के उस मंदिर की सेवा करूंगा। तो खैर उस समय तो मैं एग्री कर चुका था, लेकिन आज जब मैं इन सारे इंसिडेंट्स को याद करता हूं तो मुझे बहुत हंसी आती है अपने ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ चीजें और क्लियरिफाई कर दूं कि मेरी जो ममाना पक्ष था वो एक्सट्रीम रिलीजियस था, मेरे जो दादा दादी थे वो एक्सट्रीम रिलीजियस थे, लेकिन जिनके जो मेरी स्टेप मदर थी वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिलीजियस नहीं थी, बट हाँ पूजा पाठ में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता था। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेरी लाइफ का, मेरी ताई जी, मेरी मौसी जी और मेरी लीगल मदर। ये तीनों जो उनके कैरेक्टर हैं ये एक ही लेडी ने परफॉर्म किए हैं मेरी लाइफ के अंदर, और इनका जो इन्फ्लुएंस रहा मेरी लाइफ के ऊपर वो बहुत ज्यादा रहा। बोथ मेरी जो स्टेप मदर है उनका भी और जो मेरी लीगल मदर है उनका भी, यानी कि मेरी मौसी और ताई जी। तो चूंकि ये दोनों इतनी ज्यादा एक्सट्रीम रिलीजियस नहीं थी, हाँ इनका विश्वास बहुत ज्यादा था पूजा पाठ में, लेकिन उस तरह का माहौल ये लोग घर में नहीं बनाते थे। ऐसे ही जो मेरे ताऊ जी हैं उन्होंने मेरी लाइफ में 3 कैरेक्टर प्ले करे, मेरे ताऊ जी, मौसा जी और मेरे लीगल फादर। तो वो बहुत ज्यादा रिलीजियस पर्सन नहीं है, वो इन सारी चीजों को नहीं मानते। क्योंकि उन्होंने मास्टर्स किया हुआ संस्कृत से, एक उसका इम्पैक्ट है। हालांकि उनकी एजुकेशन का आउटकम जितना उनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया, इस चीज की टीस उनको हमेशा रहती है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के वातावरण में मैं रहा, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा था और किस तरह के लोगों का इन्फ्लुएंस मुझ पर था। वो सारे ही रिलीजियस लोग थे, कुछ कम रिलीजियस थे, कुछ ज्यादा रिलीजियस थे, बस ये थोड़ा सा फर्क था उनमें। तो मेरी सोच भी कुछ उस तरह की ही बनी रही और ये सोच एक लंबे अरसे तक बनी रही। मैं आपको कुछ और इंसिडेंट भी शेयर करूंगा। जब मैं इंदौर शिफ्ट हुआ 2017 में, और उसके बाद यहाँ पर मेरा किस तरीके का इन्फ्लुएंस था रिलीजियस, मैं आपको एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा जिससे कि आपको और इनसाइट मिल पाए। ये और बहुत ये अभी तक की बात है, मतलब 2017-2018 तक की बात है। मैं 108 बार हर मंगलवार बैठकर जो हनुमान चालीसा है उसका जाप करता था। मैं सुबह उठता था, ऑफिस जाने से पहले पूजा करता था, घर में स्पेशल मंदिर लगा रखा था मैंने, और मैं शाम को जब मैं आता था तो सबसे पहले हाथ मुंह धो के दिया बत्ती करता था। और ये कंटिन्यूसली चला काफी लंबे अरसे तक, मतलब जब मैं इंदौर शिफ्ट हुआ तभी से ये सारी चीजें होने लगी थी। क्योंकि एक मैंने आपको बताया था कि एक मेंटल ट्रोमा से मैं गुजरा था, मेरा ब्रेकअप हो गया था और फिर मैं सारी चीजें छोड़ के पूरा शहर छोड़ दिया मैंने, और मैं वापस ग्वालियर शिफ्ट हुआ। फिर ग्वालियर के बाद फिर काफी टाइम तक खुद को मेंटली स्टेबल करने की कंडीशन में रहा। उस समय संदीप महेश्वरी जी ने मेरा काफी अच्छा साथ दिया उनके वीडियोज में। उस समय ही मैंने अम्बेडकर को नहीं पढ़ा था। तो इस तरह के मेरे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे, एक लंबा जो मेरा लाइफ स्पैन रहा वो इस तरह की एक्टिविटीज में गुजरा, इस तरह के एटमॉस्फेयर में गुजरा। अब हम बात करते हैं कि वो क्या की इंसिडेंट थे, वो ऐसी कौन सी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर करा और मुझे मजबूर करा कि मैं अम्बेडकर को उठा के पढ़ूं। हालांकि अम्बेडकर से मेरी मुलाकात कुछ छुटपुट होती रही है। जैसे जब मैं ग्वालियर में था और मैंने 12th मेरे गांव से की है, तो वहां पर एक अम्बेडकर फैमिली थी, उन्होंने मुझे अम्बेडकर का इंट्रोडक्शन कराया।
मैं उससे पहले जब मैं 6वीं 7वीं क्लास में नागपुर में था तो वहां पर अंबेडकर का इंट्रोडक्शन मुझसे हो चुका था, लेकिन कभी मैंने अंबेडकर को पढ़ा नहीं था। मैंने कभी उनकी वैचारिकी को समझने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, उन्होंने संविधान लिखा है, उन्होंने छूतों के लिए इतना काम किया, उनकी वजह से हम कपड़े, ये सारा एक राग जो अलापा जाता था वही मैंने सुना था। वही मेरे ख्याल से आज की डेट की जो पूरी बहुसंख्यक युवा वर्ग है वो यही सारी चीजें सुनता है, उसी के हिसाब से वो अंबेडकर को फॉलो करता है। फॉलो तो क्या ही करता है, सिर्फ उद्घोष लगाता है जय भीम के। जब मैं इंदौर शिफ्ट हुआ तो मैंने कंपनी ज्वाइन करी एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मैंने काम करना स्टार्ट करा स्टॉक मार्केट में, और उस दौरान मुझे फिर से इश्क हुआ। एक लड़की मेरे जीवन में आई जो कि ब्राह्मण थी। एक और लड़की मेरे जीवन में आई जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बनिया थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि ब्राह्मण था। अब ये सारी चीजें मैं आपको शेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इस स्टोरी को इनसाइडली समझ पाएं कि क्या इनके सभी के इन्फ्लुएंस रहे मेरे जीवन में। इंदौर आने के बाद जिस कंपनी में मैंने पहले ज्वाइन किया था वहां से मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, और जहां मैंने दूसरी ज्वाइन किया वहां तकरीबन मैंने 5-6 महीने जॉब किया होगा। और उसके बाद जो वहां के एमडी थे उनसे मेरी काफी तीखी बहस हो गई कुछ चीजों को लेकर, और उस समय उन्होंने मुझे काफी गाली गलौज किया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे नहीं पता था कि SC/ST एक्ट होता क्या है। मैंने ऑफिस से रिजाइन किया और मैं घर चला गया। जब मैं घर गया तो फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को, मेरी दोस्त को और उसके बॉयफ्रेंड को ये सारी चीजें, ये सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करी। जो मेरी दोस्त थी उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे बताया कि अगर इस तरीके से हुआ है तो तुम कल जाकर एक SC/ST एक्ट दायर करवा दो, और उसके अंडर अगर तुम FIR करवाओगे तो तुरंत ही वो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाएगा। मुझे इस चीज की समझ नहीं थी। मैंने बोला ठीक है। फिर उसी पर्सन ने मुझे वो पूरा एक एप्लीकेशन का मैटर पूरा लिखवाया, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। फिर उस फॉर्मेट से मैंने एक फाइनल एक एप्लीकेशन लिखी, और उस एप्लीकेशन को लेकर मैं एक थाने में गया। मैं ये सारी किसी के भी यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं कि वो सारी चीजें कितनी इम्पैक्ट करेंगी उन व्यक्तियों के ऊपर पर्सनल लाइफ में उनकी, क्योंकि अब उनमें से कुछ लोगों की शादियां हो गई हैं, कुछ लोगों की शादियां हो रही हैं। जब मैं पुलिस स्टेशन गया एप्लीकेशन लेकर तो मैंने उनको बोला कि आप ये इसके तहत मेरी एक जो FIR है वो लॉन्च कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरह से नहीं होता, और उन्होंने बोला कि जो हरिजन थाना है, SC/ST एक्ट का जो अलग से थाना होता है हर शहर में, आप वहां जाइए। मैं वहां गया और वो उसकी जो दूरी थी वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी। मैं वहां से उस थाने गया। जब मैं उस थाने जो हरिजन थाना है, जब मैं वहां गया तो वहां पर उन्होंने बोला कि ये इस तरह का सर्कुलर आया है, जो आपका संबंधित थाना लगता है वहीं पर आपके केस को फाइल किया जा सकता है। मैंने उसको बोला कि यार मुझे इसका फोटो ले लेने दो, वो लोग नहीं लिख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप जाइए और आपका पूरा काम हो जाएगा। फिर मैं वापस गया उसी संबंधित थाने। वहां पर जाकर मैंने एप्लीकेशन दिया और उन्होंने तब भी केस दायर नहीं करा। उन्होंने बोला कि नहीं, वहीं से होगा। वहां पर एक लेडी इंस्पेक्टर थी, मैं नाम नहीं लेना पसंद करूंगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, वहीं से होगा, ऐसा कोई सर्कुलर हमारे पास नहीं आया, कुछ नहीं आया। फिर मैं वापस गया हरिजन थाने। ये सारी चीजें जो घटना घट रही है मेरे साथ वो एक ही दिन में घट रही है। और फिर मैं वापस उस थाने गया, हरिजन थाने दूसरी बार गया, तब भी उन्होंने एप्लीकेशन नहीं ली। फिर मैं वापस सेम डेट में वापस आया इनके यहाँ, क्या नाम है, जो संबंधित थाना था वहां पर, उन्होंने एप्लीकेशन नहीं ली। फिर मैं बहुत थक गया और मैं बहुत ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो गया। पेशेंस जो मेरा था, जो शब्द था वो टूट चुका था। मैंने वापस में आया हरिजन थाने। उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारे साथ ये समस्या है, तो एक काम करिए, ऊपर जो सर बैठते हैं उनकी रैंक क्या थी मुझे याद नहीं आ रही, तो आप वहां चले जाइए, मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन आप उनको जाके एप्लीकेशन दीजिएगा, बोलिए इस तरीके से मैं परेशान हो रहा हूं और मेरी जो फरियाद है वो नहीं सुनी जा रही। तो मैं ऊपर गया। ऊपर जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर एक ब्राह्मण व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब मैं एंट्री करता हूं तब वो सिगरेट पी रहा होता है। जब मैं सामने जाके खड़ा होता हूं तो ऐसा नहीं कि साइड में धुआं फेंक दे, वो डायरेक्ट मेरे मुंह पर ही धुआं फेंक देता है पूरा। फिर मुझसे बोलता है कि क्या हुआ। अच्छा, अभी तक उसको पता नहीं है कि मैं किस कैटेगरी से आया हूँ, किस कास्ट से आया हूँ, किस काम से आया हूँ। तो कुछ लोग ये मत लीजिएगा कि मैं वो जातिवादी व्यक्ति था इसलिए उसने डायरेक्ट धुआं मेरे मुंह पर फेंक दिया। उसे अभी ये चीज पता नहीं है, अभी तो हमारी बात ही नहीं हुई, मैं तो जाके खड़ा ही हुआ हूँ। तो फिर मैंने उनको अपनी एप्लीकेशन दी। उन्होंने वो एप्लीकेशन पढ़ी, और एप्लीकेशन पढ़ने के बाद उन्होंने जो उसमें नंबर मैंने दे रखा था एमडी का, उनको उन्होंने फोन लगाया। वो जो एमडी था वो नाई था, वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है।
अब जो SC/ST प्रावधान में ये है कि ओबीसी कैटेगरी के ऊपर भी आप SC/ST एक्ट लगा सकते हैं। तो वो जो व्यक्ति है वो मुझे ये कहते हैं कि ये तो तुम्हारे ही उसका है कास्ट का, ये थोड़ी ना कुछ बोलेगा, ये ऐसा थोड़ी ना होता है, वो काहे के लिए कुछ बोलेगा। मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, मेरी तो केवल एप्लीकेशन ली गई है और जो कुछ पूछा गया है वो जिसके खिलाफ मैं शिकायत करने गया हूं उससे बात की गई और उसके आधार पर मेरे सामने उस पर नोट डालता है कि बात कर ली गई है और कोई मैटर नहीं है और वो जमा कर लेता है। तो ये इंसिडेंट पहला इंसिडेंट रहा जो कि मुझे सोचने पर मजबूर करने लगा कि मतलब क्या हो रहा है। और यहां से फिर वो एक सारी चीजें डेवलप होती हैं किस तरीके से। जब मैं एजुकेटेड पर्सन हूं, मुझे पता है कि मेरे राइट्स क्या हैं, एटलीस्ट मुझे जो मेरे बेसिक फंडामेंटल राइट हैं वो तो मुझे पता है, और उसके बाद भी मैं एक अपनी FIR लॉन्च नहीं करा पाया, मैं एक व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज नहीं करा पाया पुलिस स्टेशन में जाके। और इस चीज ने मुझे काफी अंदर तक एकदम मतलब हिला के रख दिया। इससे पहले भी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, हालांकि उसको मैंने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो इंसिडेंट को बाद में जब मैंने सोचा 2018 के बाद, तो उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा हुआ मेरे ऊपर। वो मैं इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगा। 2017 के आसपास का समय रहा होगा। मेरी एक दोस्त थी, काफी अच्छी दोस्त आज भी है, हालांकि अब कुछ चीजों पर हमारे मतभेद हैं। खैर, वो इंदौर में ही रहती थी, हम लोग कलीग थे, साथ में जॉब करते थे। उसकी फैमिली आई तो वो मेरे घर पे ही रुकी और हम सब लोग मिलके उसकी फैमिली वो और मैं और हमारा एक और दोस्त था, हम सब मिलके गए महाकालेश्वर। और वहां पर एक पंडित जी थे। अब वो जो पंडित जी थे वो हाथ देख रहे थे। चूंकि मैं एक लड़की के साथ प्रेम में था, एक ब्राह्मण लड़की, वो लड़की मुझसे कह रही है कि हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि तुम शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम अछूत हो, और जो मेरी फैमिली है वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है, इसलिए हम लोग का कुछ हो नहीं सकता। मैं उससे कह रहा हूं कि यार ठीक है, मैं अछूत हूं तो मैं ब्राह्मण बन जाता हूं, तब तो हो जाएगी शादी। मुझे अभी तक कुछ नहीं पता, मुझे दलित साहित्य, मुझे अंबेडकर का मिशन, मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक लेमैन इंसान हूं। फिर जब मैं महाकाल गया तो वहां पर जो पंडित मुझे मिला, मैंने उनसे बोला कि वो जो मेरी दोस्त थी उसकी बहन का हाथ देख रहे थे। अच्छा, उस समय मेरी इन सारी चीजों पर बिलीव करता था, तो मैंने उनको अपना हाथ दिखाया तो उन्होंने बहुत सारी चीजें गलत की बातें करी। हालांकि मेरा दिलचस्पी उसमें नहीं थी कि वो हाथ देख के क्या बता रहे हैं, मेरी दिलचस्पी दूसरे प्रश्न पर थी। मैंने उन पंडित जी से ये पूछ लिया कि मुझे ये बताइए कि ब्राह्मण कैसे बना जाता है। तो बोलते हैं ऐसा तो कुछ हमें पता नहीं है। तो मैंने कहा कुछ अपने बड़े पंडित जी से कुछ पूछ के बताइएगा, आपके जो गुरु हैं उनसे पूछ के बताइएगा। तो उन्होंने मुझे कुछ गलत नहीं बोला, उन्होंने बस ये बोला हाँ ठीक है हम बताएंगे। और फिर उन्होंने नंबर एक्सचेंज करा। मैं उनको बोला अपना नंबर दे दीजिए आप मुझे। उनका जिंदगी में कभी कॉल नहीं आया। अब मुझे पता है कि ऐसा होता नहीं है, इसलिए कॉल उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये उस समय का मैं बता रहा हूँ आपको क्या चल रहा था मेरी लाइफ के अंदर। ये दो इंसिडेंट मैंने आपके साथ शेयर करे। और ये जो दूसरा इंसिडेंट है उसका तुरंत मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तुरंत कुछ नहीं हुआ। 2018 में हम सब ने देखा, हम सब उसके साक्षी हैं कि किस तरीके से एक मूवमेंट खड़ा होता है और जो डाइल्यूशन किया गया था SC/ST एक्ट का उसके खिलाफ, और किस तरीके से दलित चेतना जाग रही है, किस तरीके से दलित चेतना का विकास हो रहा है। लोग अपने हकों को पहचानने लगे हैं, लोग अपने हकों के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी सो रहा हूं, मैं बढ़िया घर पर हूं और अपने उस ब्राह्मण दोस्त के साथ बैठा हुआ हूं। और उसने मुझसे ये कह दिया कि यार देश तुम्हें पुकार रहा है। उसने एक व्यंग्य किया कि देश तुम्हें पुकार रहा है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। और उस वक्त मैंने सोचा कि यार ये मतलब क्यों कहा। मुझे ये चीज पता थी कि एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है जिस पर पूरे जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो सड़कों पर हैं। और वहां फिर मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि यार ये व्यंग्य मेरे ऊपर क्यों। मैं तो उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं ना, मैं उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन फिर ये मेरे ऊपर तंज क्यों किया कैसा। ये तीसरा इंसिडेंट था। एक और इंसिडेंट, उसी जो मेरा ब्राह्मण जो दोस्त था, वो जो व्यक्ति है, वो जो मेरा दोस्त है, उसके कुछ फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं और कुछ उसके दोस्त आए हुए हैं। उसने खाना वगैरह बनाया हुआ है, हम लोग साथ में बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। वो भी बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हूं, अलग अलग थाली में खाना खा रहे हैं हम लोग। वहां पर कुछ राम वगैरह की कुछ बात निकल आई तो उसने छूटते ये कहा कि भैया ये तो राम को मानता ही नहीं है ना। अच्छा, उसको भी पता है, वो देख रहा है इस चीज को कि मैं 2 वक्त की पूजा कर रहा हूं, मैं 2 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं राम को नहीं मानता। और ये जो सारे इंसिडेंट थे, इन्होंने मुझे सोचने पर, मुझे मंथन करने पर मजबूर कर दिया। भाई ये ऐसा क्यों है। ये जो इंसिडेंट है इसका मैं एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बता सकता
क्योंकि मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट डेट और टाइम, मुझे नहीं है याद, इसलिए मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये जो इंसिडेंट था इसने मुझे अंदर तक सोचने के लिए मजबूर करा। अभी तक जितने इंसिडेंट मैंने आपके साथ शेयर करे, उन सारे इंसिडेंट्स ने मुझे कास्ट के इशू के ऊपर सोचने के लिए मजबूर करा, अंबेडकर के बारे में सोचने के लिए मजबूर करा। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ मेरी लाइफ में जिसने मुझे भगवान के अस्तित्व के ऊपर सोचने पर मजबूर करा। क्योंकि ये सारे इंसिडेंट तो हो ही रहे थे मेरे आसपास। कठुआ में एक रेप होता है एक लड़की का, उस लड़की का जो रेप होता है वो हनुमान मंदिर के अंदर होता है, और मैं उस वक्त हनुमान को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा हूं। उस वक्त मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये मंदिर के अंदर रेप हो रहा है और भगवान उसको बचाने के लिए नहीं आ सकते। अगर भगवान नहीं आ सकते तो मतलब भगवान है ही नहीं। और उस वक्त मैंने पहली किताब पढ़ी वाई आई एम एथिस्ट, भगत सिंह की, और वहां से मेरे अंदर नास्तिकता के बीज पनपे। ये जो 4-5 इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए, इन्होंने मेरे जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। खासकर जो कठुआ का रेप कांड था उसमें, ये सारे जो इंसिडेंट थे इन्होंने मेरी समझ को करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। मेरा जो पूरा ध्यान है वो नास्तिकतावाद के ऊपर है, और मैं जो एथिस्ट लोग हैं उनको मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब जैसे भगत सिंह को मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने कुछ वीडियो सर्च करे तो मुझे गौहर राजा जी का वीडियो मिला, मुझे जावेद अख्तर जी का वीडियो मिला, और मैंने उनके कई सारे वीडियो देखे। और फिर मैंने सोच लिया कि अब मुझे धर्म में तो नहीं रहना, मुझे भगवान पर विश्वास नहीं करना। अब तक मैंने नास्तिकतावाद को समझ लिया है। बुद्ध से मेरा परिचय नहीं हुआ है, अंबेडकर से मेरा परिचय नहीं हुआ है अभी तक, मेरा परिचय पेरियार से नहीं हुआ है, फूले से नहीं हुआ है अभी तक। हालांकि ये जो सारा सिनेरियो जो चल रहा है अभी, वो जो था वो कुछ ऐसा था, एक ऊपर से एक लेयर थी, कुछ चीजें, कुछ सेंटिमेंट्स मुझे हर्ट कर गए, जिसकी वजह से मैंने भगवान को और धर्म को छोड़ने का फैसला लिया। अब मेरे इस फैसले को पक्का करने में डॉक्टर अंबेडकर, फूले और पेरियार, ये तीनों तिगड़ियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ये जो सारे इंसिडेंट्स मेरे जीवन में घट चुके थे, उसके बाद फिर मैं एक बार मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ना चाहिए। कुछ पोस्ट मैंने पढ़ी और मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। फिर मैंने ऐसे ही गूगल पर सर्च करा डॉक्टर अंबेडकर बायोग्राफी, और वहां मुझे आर.डी. जाटव द्वारा लिखी गई डॉक्टर अंबेडकर की बायोग्राफी मिली, और उसको मैंने पढ़ा। अब जब मैं उस बायोग्राफी को पढ़ रहा हूं तो डॉक्टर अंबेडकर के और मेरे बीच कुछ इमोशनल कॉन्टेक्स्ट बन रहे हैं, हम लोग कहीं इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। उसका एक रीजन मैं आपके साथ बताता हूँ। क्योंकि अंबेडकर की जो मदर है वो बचपन में एक्सपायर हो चुकी थी, और मेरी भी मदर बचपन में एक्सपायर हो चुकी थी। तो ये एक बहुत बड़ा इमोशनल पॉइंट था जहां पर मैं अंबेडकर से कनेक्ट हो रहा हूँ। उसके बाद अंबेडकर, जो आर.डी. जाटव सर की जो बायोग्राफी जो उन्होंने लिखी है अंबेडकर की, तो उसमें वो लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर बचपन में घर से भाग चुके थे। हालांकि वो फिर वापस आ जाते हैं और उसके बाद पूरा अपने आप को डेडिकेट करते हैं एजुकेशन के लिए। तो मैं भी 4th क्लास में घर से भाग चुका हूँ। तो ये कुछ 1-2 ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर मैं अंबेडकर से बहुत ज्यादा कनेक्ट हुआ, और मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी महापुरुष के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं ये पढ़ रहा हूँ कि कोई मेरे जैसा ही व्यक्ति है जिसने मेरी जैसी ही समस्याएं झेली हैं, और उसने इतना बड़ा महान काम किया कि मेरे शरीर पर, मेरे बदन पर कपड़े आ गए। तो यहां से मेरी एक समझ विकसित होना शुरू होती है। इस बायोग्राफी को पढ़ने के दौरान शायद मैंने इसके 70-80 पेज पढ़े होंगे, और मैं तकरीबन 3-4 बार रो चुका हूँ। उनकी जो शुरुआती जो उनका संघर्ष है वो मतलब बहुत ही ज्यादा कठिन संघर्ष उन्होंने किया। हर इंसान अपने अपने लेवल पर उसका जो संघर्ष होता है वो कठिन होता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जो संघर्ष है वो कुछ ज्यादा कठिन मुझे ऐसा लगा। क्योंकि आप देखेंगे कि वो पानी नहीं पी पा रहे हैं, हम तो फिर भी काफी अच्छे बेहतर समय में हम जी रहे हैं कि एटलीस्ट हम अपने हाथ से पानी तो लेके पी सकते हैं। उन्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया जा रहा है ना, उनके पास पैसे नहीं है किताबें खरीदने के लिए, उनके पिताजी जा रहे हैं और अपनी बेटियों के जो गहने हैं उनको बेचकर अंबेडकर के लिए किताबें खरीद रहे हैं। मना नहीं कर रहे उनको, ये याद रखिएगा। अंबेडकर को अंबेडकर बनाने के पीछे जो परिस्थितियां थी, उनके आसपास के जो लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। अंबेडकर मतलब ऐसे ही नहीं कि एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं इतना बड़ा क्रांतिकारी काम करूंगा और कर दिया उन्होंने। तो उसमें फिर वो चाहे माता रमाबाई हों, उनके पिताजी हों, है ना, उनकी बहनें हों, उनके जो साथ में सहकर्मी रहे, फिर आखिरी तक उनके परिनिर्वाण तक भी जो लोग साथ रहे, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। वो सपोर्ट सिस्टम की तरह उनके साथ काम कर रहे थे। खैर, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया पॉइंट से। तो ये जो सारी चीजें मैं पढ़ रहा था,
उस समय मैं रो रहा था और पढ़ रहा था। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी कि इतना सारा इन्होंने संघर्ष किया है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने समाज के लिए क्या कर रहा हूँ। मेरा समाज इतनी पीड़ा में है, क्योंकि मेरे साथ वो पहला इंसिडेंट हो चुका था। मैं अपने लिए मैं एक वो जाके कंप्लेंट लॉन्च नहीं करवा पाया था। तो जितने जो अनपढ़ लोग हैं उनका तो क्या ही कहना, फिर वो तो बेचारे और भी ज्यादा गर्त में होंगे। तो ये जो सारे इंसिडेंट थे ये सारे कोरिलेट हो रहे थे, कहीं कहीं जाके डॉट्स लिंक हो रहे थे। कहीं कुछ पहले किसी ने मेरे साथ कुछ किया तो पढ़ने के दौरान से वो मेरे साथ लिंक हो रहा था कि अरे अच्छा ये इस वजह से इस व्यक्ति ने ऐसा किया, इसके पीछे ये रीजन था, ये कास्टिज्म का इशू था। क्योंकि हमें तो बचपन से हमारे जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वहां पर, मैं ये बात बोलना ऐड करना भूल गया शुरुआत में कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वहां पर जातवाद की कोई बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं करता। अब तो खैर मैं काफी सारी चीजें बेखौफ होकर बोलता हूँ तो काफी लोग बोलने लगे हैं, लेकिन वो जो समय था उस समय ये सारी चीजें नहीं हो रही थी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। वो जो बायोग्राफी थी उसकी मैंने कुछ 70-80 पेज पढ़े होंगे, उसके बाद फिर मैंने उसको पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें जो दर्द था, जो तकलीफ थी, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता उस तकलीफ को। और ये चीज एक ऐसा है कि मैं वो इमोशंस आपको शेयर भी नहीं कर सकता। मतलब मैं रो रहा हूं और मेरे अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं और मेरे सामने वो दृश्य चल रहे हैं कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर को बाहर बैठाया जा रहा है, कैसे डॉक्टर अंबेडकर को पानी नहीं पीने दिया जा रहा। फिर उस किताब में एक इंसिडेंट लिखते हैं कि वो कहीं विदेश में है, उनका बेटा मर जाता है और वो उनका बेटे की लाश घर में रखी हुई है और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने एक बेटे के लिए हजारों बेटों को नहीं मरने दे सकता। तो ये सारी चीजें मेरे ऊपर बहुत बहुत गहरा प्रभाव डालती है। उस समय डाला, बहुत गहरा प्रभाव डाला। आज भी मैं अगर इन इंसिडेंट को याद कर लूं तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो ये जब आप इन सारे इस तरह के लिटरेचर को जब आप पढ़ोगे और एक व्यक्ति से इमोशनली जब आप कनेक्ट हो जाते हो तो फिर आप उसके प्रति कमिटेड हो जाते हो। जैसे कोई अपने प्रियतम या प्रेमी के लिए कैसे कमिटेड हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि हम उससे इमोशनली कनेक्ट हैं। हम अपनी माँ के लिए इमोशनली कनेक्ट होते हैं, इसलिए हम उनकी किसी भी चीज को या उनके द्वारा दिए गए किसी काम को हम करते हैं। हम अपने फादर के साथ ऐसे, मतलब कोई भी आप रिलेशन लेंगे तो जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हो गए हो, आप उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाओगे। वैसा ही एक कनेक्ट डॉक्टर अंबेडकर के साथ मेरा बन गया था। और फिर उस ड्यूरेशन में मैंने कुछ महीनों के लिए किताब पढ़ना बंद कर दी। लेकिन फिर कुछ ऐसे सामाजिक हालात बने, कुछ चीजों पर चर्चा हुई। जैसे उसके अगले साल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर पूरा का पूरा उन्होंने जो ग्वालियर का जो पूरा एरिया है उसको बंद कर दिया, उसमें उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। तो फिर उस दौरान फिर मैंने वो किताब दोबारा पढ़ना शुरू करी और उसके बाद से लेकर अभी तक मैं तकरीबन तो 50 से 60 किताबें पढ़ चुका हूँ, यानी कि पिछले तकरीबन 2-2.5 साल के अंदर। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर अंबेडकर की कुछ और किताबें डाउनलोड करता हूँ, है ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट थी, वहां से फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, तो आप लोग प्लीज जाके देखिएगा, ऊपर आई बटन का लिंक में दे दूंगा। वहां से मैंने उनकी कुछ किताबें डाउनलोड करी, जिसमें कि जो उनकी प्रमुख जो किताब थी वो थी रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। क्योंकि उस वक्त एक तो धर्म के खिलाफ तो मैं पूरी तरह हो चुका था, उसके बहुत सारे कारण थे, मैंने आपको बताया किस तरीके से सारी परिस्थितियां बनती गई मेरे जीवन में। और जब मैंने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़ी तो उसने तो मेरा दिमाग एकदम खोल के रख दिया। मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल और इतने तेज धारदार तर्क डॉक्टर अंबेडकर पेश करते हैं कि उसके आगे तो अच्छे से अच्छा इंसान नतमस्तक हो जाए। फिर उसके बाद चूंकि अब मेरी लाइफ में डॉक्टर अंबेडकर का दखल निजी तौर पर काफी हो गया है, मतलब वो हर चीज पर मेरी थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हर चीज पर मेरी चीजों को देखने का नजरिया बदल गया है। मैं जब चीजों को देख रहा हूं तो उसमें एक कास्ट का फैक्टर अब बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो रहा है। मैं जब किसी से बात कर रहा हूं तो कास्ट का फैक्टर बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी और कई सालों तक मैं अकेला रहा, कई सालों तक ऐसा भी दिन आया कि मैंने महीनों तक रोटियां नहीं खाई, किसी दोस्त ने ले जाके खिला दी तो खिला दी। जहां मैं रहता था वहीं पर नीचे एक दुकान रहती थी, तो मैं वहीं से चाय और बिस्किट लेके खा लेता था। कई बार तो वो जो अंकल थे वो भी त्रस्त हो जाते थे मुझसे, तो बोलते थे बिल्ले बेटा तुम पैसे ले जाके खाना खाए से मर जाएगा। तो ये मैंने अपने जीवन में देखे। तो ये इन सारी ठोकरों की वजह से, इन सारी समस्याओं की वजह से इंसान को परखने का, एक इंसान को एनालाइज करने के कुछ पैरामीटर्स मेरे जीवन में बाय डिफॉल्ट बनते गए। जब मैंने अम्बेडकर को पढ़ा तो फिर ये एक कास्ट भी एक पैरामीटर बन गया। और फिर मैं एक साइकी, क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई एक वो फैक्टर था। फिर मैं उस स्कूल में जा रहा हूँ तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा हूँ,
वहां पर मेरे जो दोस्त बन रहे हैं वो सारे अपर कास्ट के बन रहे हैं, तो उनकी जो साइकी थी वो चीज मैं समझने लगा था। और अब उसके साथ अम्बेडकर के तर्क भी जुड़ते गए, तो मैं उसको ना सिर्फ केवल समझ रहा था, ना केवल मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा था, बल्कि मैं उनका आकलन भी कर रहा था कि वो व्यक्ति किस लेवल का हो सकता है। ऐसा मैंने अपने जीवन में कई सारे लोगों के साथ किया, और इसकी वजह से कई सारे लोग मुझसे दूर भी गए। मेरे जो एकदम बेखौफ तरीके से मैं अपने विचार रखता हूँ, ये सब मैंने लिटरली मैं आपको बताऊं, ये सब मेरे अंदर अम्बेडकर की देन है। मैं अम्बेडकर को अपना वैचारिक पिता यूं ही नहीं बोलता कि सिर्फ मैं अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए नहीं बोलता। अम्बेडकर ने मेरे जीवन में जितना अमूल चूल परिवर्तन लाया, उतना शायद मेरे खुद के माता पिता, मेरे जो बायोलॉजिकल मदर फादर हैं और जो मेरे लीगल मदर फादर हैं, मेरी जो स्टेप मदर है, इन पांचों लोगों ने मिलकर जितना परिवर्तन नहीं लाया मेरे जीवन में, उतना परिवर्तन मेरे जीवन में एक अकेले अम्बेडकर लेकर आते। उसके बाद फिर कुछ चीजें और बदलती हैं, फिर मैं फुले को पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं पेरियार को पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं भगत सिंह को दोबारा पढ़ता हूँ, उनकी जो मैं नास्तिक क्यों हूँ मैं उसको दोबारा पढ़ता हूँ। फिर एक बार जब मैं महू गया तो फिर वहां से मुझे एक किताब मिली, इन रिलेशन ऑफ कास्ट, उस किताब को मैंने पढ़ा। अब मैं एक ऐसे सर्कल के अंदर इंटर करने लगा था जहां पर अम्बेडकरवादी लोग होते हैं, फिजिकली नहीं, डिजिटल वर्ल्ड में। वहां पर फिर मैंने विजय मानकर सर को सुना, और विजय मानकर सर के उनके वक्तव्यों से, उनके भाषण से बहुत प्रभावित हुआ। उनकी मैंने पार्टी ज्वाइन कर दी, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया। फिर उनकी किताबें कुछ मैंने पढ़ी और अम्बेडकर की इनसाइड इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। अम्बेडकर की जो विजय मानकर सर ने एक किताब लिखी हुई है, इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, वो मैंने पढ़ी। तो वहां पर मुझे एक अलग तरह का और इनसाइड मिली डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की। फिर उनकी एक और किताब पढ़ी है, सामने ही रखी थी इसलिए मैं बता देता हूँ, अम्बेडकरिज्म इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड बियॉन्ड। तो इस तरीके से मेरा जो दर्शन है, मेरी जो समझ है, मेरा जो धारणाएं हैं, मेरे जो विचार हैं, वो गढ़ते गए। इसमें कई सारी परिस्थितियों का, इसमें कई सारे महापुरुषों का और प्रोमिनेंटली डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आता है। वो जो इंसिडेंट्स जो उसके लाइफ में घटित हो रहे होते हैं, वो इंसिडेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि किस तरीके से अम्बेडकर, फुले और पेरियार के जीवन में वो सारे इंसिडेंट प्ले कर रहे थे। जैसे भगत सिंह के जीवन का भी, जब वो मैं नास्तिक क्यों हूं, जब उन्होंने ये पूरा निबंध लिखा, उससे पहले जेल में ही उनसे एक व्यक्ति जाकर मिलता है और वो बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा घमंडी हो और तुम तो भगवान को नहीं मानते, तुम खुद तो भगवान से ऊपर मान रहे हो, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा वैसा होगा। तो उस जवाब में फिर भगत सिंह वो किताब लिखते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूं। तो ये सारे इंसिडेंट जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब होता क्या है, ये सारे इंसिडेंट तो घटित हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो महाकालेश्वर जब मैं गया था तो उसने ब्राह्मण ने मना कर दिया कि नहीं होता ऐसा, कि ये पंडित बनने का कोई ऐसा वो रिचुअल है ही नहीं जिससे कि आपको पंडित बनाया जा सके। तो उस समय तो इम्पैक्ट नहीं करा, लेकिन जब आप ये इंसिडेंट से जब क्वेश्चन पूछना चालू करते हो, जब आप इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना चालू कर देते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कह रही है कि मेरी जो फैमिली है वो कंजर्वेटिव है और तुम एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम एक लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हो, तो हमारी शादी नहीं हो सकती। तो मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मैं ही क्यों, मतलब ऐसा क्या है, मेरे और तुम्हारे खून में क्या अंतर है। जब वो पुलिस ऑफिसर मेरी कंप्लेंट नहीं लिखता और मेरे सामने ही नोट डालता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सामने नोट डाल रहा है, तो फिर मैं प्रश्न पूछता हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये मेरे साथ ही हो रहा है, और जब ये मेरे साथ हो रहा है तो फिर बाकी और लोगों की क्या हालत होगी। तो ये मैं प्रश्न अपने आप से पूछ रहा हूँ इन सारे इंसिडेंट्स पर। तो ये सारी चीजें मिलकर एक इंसान को गढ़ता है। अब हो सकता है कि जितने लोगों ने अभी तक यहाँ तक ये वीडियो देखा है उनके जीवन में बेतहाशा इंसिडेंट्स हुए होंगे, लेकिन कभी उन्होंने उन इंसिडेंट्स को, उन घटनाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि आखिर ये मेरे साथ क्यों, और इसीलिए उनके जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे साथ ये एक अच्छी चीज हुई कि मैं पहले से ही काफी सारी प्रॉब्लम फेस करता हुआ आ रहा था। हालांकि मेरा बचपन काफी लाड़ प्यार में गुजरा, लेकिन फिर उसके बाद जो मेरी टीन एज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल में मैंने बिताई, तो उसकी एक समझ थी, और वो जो मेरी लाइफ स्पैन था पूरा, उसने बहुत बड़ा योगदान प्ले किया। एक चीज नहीं होती है ना, किसी भी घटना के पीछे एक कारण नहीं होता। बुद्ध ने सिद्धांत दिया था कि किसी भी घटना के पीछे कारण होता है। उसके बाद आज की डेट में विजय मानकर सब लिखते हैं कि किसी भी घटना के पीछे
एक कारण नहीं होता, 1000 कारण हो सकते हैं और ये तथ्यात्मक रूप से सही भी है। इसको अगर हम देखें कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं ये वीडियो बना के डाल पा रहा हूँ, तो इसके पीछे एक कारण तो ये है कि मैं करना चाहता हूँ, फिर मैं कर रहा हूँ, फिर उसके बाद वो टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, फिर उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, जैसे इंटरनेट अवेलेबल है। तो ये सारे बहुत एक ही चीज के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो बतौर खुद को अम्बेडकराइट एक्सेप्ट करना, पब्लिक के सामने जाकर अपनी आइडेंटिटी को ओन करना, दैट आई एम अ अम्बेडकराइट पर्सन, आई बिलीव इन अम्बेडकरिज्म, आई फॉलो अम्बेडकर। ये सारी चीजें जो है ना वो तब आती हैं जब आप सारी इन परिस्थितियों से गुजर चुके होते हो। एक इस तरह का जो पूरी प्रोसेस है वो आपके साथ हो चुकी होती है। कई लोग इस प्रोसेस के बीच में होंगे, कई लोग इस प्रोसेस की शुरुआत में होंगे और कई लोग अभी तक इस प्रोसेस के अंदर एंटर ही नहीं किए होंगे। आप सभी से मेरी केवल एक गुजारिश है, सवाल पूछना शुरू कर दीजिए, खुद से भी, अपनी परिस्थितियों से भी, अपने आसपास के लोगों से भी। आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। जब मैं आस्तिक था तो मैं अपनी समस्याओं के लिए भगवान के पास खड़ा होता था, भगवान के सामने जाके माथा टेकता था। आज जब मेरे सामने कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन मैं खुद ढूंढता हूं। मुझे पता है कि कोई भगवान नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। तो जो मेरी प्रॉब्लम है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं और उसकी जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। मैं किस तरीके से उस सिचुएशन के साथ डील करता हूं ये मेरी चॉइस है। मेरा भविष्य कैसा होगा ये मेरी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। सोचिए क्या होता कि उस समय ये जब मेरे साथ सारी घटनाएं घट रही होती तो मैं प्रश्न नहीं पूछता, तो क्या आज मैं आपके सामने खड़ा होता बतौर अम्बेडकराइट? क्या मैं आप लोगों को अपनी जीवन की पूरी कहानी सुना रहा होता? नहीं सुना रहा होता, क्योंकि मेरे अंदर वो बदलाव नहीं आते। प्रश्न पूछिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उस सिद्धांत को अपनाइए जो बुद्ध ने दिया था, हर चीज के पीछे एक कारण होता है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहां तक देखा है तो हाथ जोड़कर मैं आपको धन्यवाद बोलता हूं। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, हो सकता है कुछ अम्बेडकराइट हो, कुछ अम्बेडकराइट नहीं, कुछ अम्बेडकराइट बनने की प्रोसेस में हो, उन सभी के लिए बस एक ही मैसेज है कि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि कितना रिलीजियस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, जहां पर मैं खुद कितना रिलीजियस पर्सन था कि जगराते हो रहे हैं तो वहां जा रहा हूँ, 9 दिन की व्रत रख रहा हूँ, और ना 2 टाइम की पूजा कर रहा हूँ, हनुमान का बड़ा भक्त हूँ, इष्ट देव में कहता हूँ। तो ये इतनी सारी चीजों के साथ, और फिर जो मेरा एक ऑरा था, उस ऑरा में भी जितने भी थे वो सारे ब्राह्मणवादी लोग थे। इवन मैं अपनी फैमिली को भी ब्राह्मणवादी लोगों की कैटेगरी में ही रखता हूँ हमेशा, अभी तक। मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर्स, अपने महापुरुषों को फॉलो करना है। ब्लाइंडली नहीं करना, ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर नहीं करना, अम्बेडकर के ऊपर भी नहीं करना। मैं तो बिल्कुल नहीं करता। इवन शायद मेरे 1-2 वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं उनकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, तो मैं बोलता हूँ कि मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन ये कहने की भी जो हिम्मत है, ये कहने के लिए जो तर्क मुझे पास आते हैं, उसका जो सोर्स है वो अम्बेडकर की पहचान की है, अम्बेडकर के लेखनी है। इसलिए अपने लीडर्स को फॉलो करें, जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने बोला है उसको पढ़ें। जो आज की डेट में आप देखिए, कौन जो भी आपका प्रोमिनेंट लीडर हो आप उसको फॉलो करें। जो भी बेहतरीन लेखक है, ऑथर है, जो किताब लिखते हैं, उनको आप फॉलो कीजिए और इस आध्यात्मिक और मानसिक गुलामी की जंजीर को तोड़ दें। क्योंकि इस देश में अगर आपको बहुजनों को बहुत अच्छी कंडीशन में लेकर आना है तो उनकी मानसिक और उनकी आध्यात्मिक गुलामी को तोड़ना होगा। आप सभी के सामने मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैंने आपके साथ अपनी पूरी लाइफ की जर्नी एक छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन करी और वहां मैंने किस तरह से अपनी मानसिक गुलामी को तोड़ा, किस तरीके से मैंने अपनी धार्मिक यानी कि अपनी आध्यात्मिक गुलामी को तोड़ा। आपके सामने मैं हूँ। अम्बेडकर ने, पेरियार ने, फुले ने अपनी आध्यात्मिक गुलामी को जड़ से खत्म कर दिया था। जो आध्यात्मिक गुलामी की जो जड़ होती है ना, उसके अंदर डायनामाइट फिट कर दिया था और ब्लास्ट कर दिया था। तो आप लोग भी कीजिए। और वो समझ जो विकसित होती है वो केवल और केवल साहित्य से होती है। और यही रीजन है कि मैंने बहुजन साहित्य के नाम से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा और इन सारी किताबों के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने घर में अपने बच्चों को धर्म मत दीजिए। सोचो क्या होता कि अगर मुझे बचपन में जब मेरे हाथ में हनुमान जी थमाए गए
उस समय डॉक्टर अंबेडकर को थमाया गया होता। और ये संभव था क्योंकि मेरी जो स्टेप मदर है वो नागपुर से बिलोंग करती है, बुद्धिस्ट फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हो सकता है कि वो दे सकती थी लेकिन नहीं दे पाई, एक बात अलग है। तो चीजें शायद बहुत ज्यादा बदल जाती, क्योंकि जब अंबेडकर मेरे जीवन में आते हैं उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, नो डाउट। पर उन चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत भी मुझे वहीं से मिलती है। मैं जब कर सकता हूं ना, ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, जब मैं कर सकता हूं ना, कोई भी कर सकता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी एजुकेशन को तवज्जो नहीं दी। मैं पढ़ता नहीं था, मैं पढ़ाई से भागता था। पढ़ाई में कभी मेरा मन नहीं लगा। मैंने जैसे तैसे करके तो मैंने 12वीं पास की, फिर जैसे तैसे करके मैंने जिद पर मैंने लॉ में एडमिशन लिया। मैं नहीं कर पाया। उसका रीजन था कि मैं फाइनेंशियली इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था अपनी एजुकेशन, इस वजह से मैंने छोड़ दी और कोई फाइनेंशियली हेल्प मेरे पास नहीं थी। लेकिन मैं नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैंने जब ग्रेजुएशन में फिर डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई स्टार्ट करी, तो अभी भी मेरा एकेडमिक स्टडीज में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता। लेकिन चूंकि अब मैं उसकी अहमियत समझ रहा हूँ, अब मैं समझ रहा हूँ कि वो कितनी जरूरी है, क्योंकि अब मेरे सामने वैसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पढ़कर बहुत सारी चीजें हासिल की। तो हम जो चीज आज चुनेंगे वो हमारा भविष्य तय करेगी। भविष्य कोई और नहीं लिखता, भविष्य को हम खुद लिखते हैं। हम खुद ही अपने भविष्य के लेखक हैं। वो तिलिस्मी किताब जिसमें हम अपना भविष्य लिखते हैं वो हमारे हाथों में है। वो स्याही जिससे उस किताब में लिखा जाता है वो हमारी चॉइस होती है, हमारी खुद की पसंद। हम क्या चुनते हैं उस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। ये आज मैं चीज बोल पा रहा हूं, आज से 2 साल पहले नहीं बोल पा रहा था। अब चूंकि 2 साल के अंदर ही मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी और मैं इतना डेडिकेटेड हो गया, इतना कमिटेड हो गया अम्बेडकर के लिए, अम्बेडकर मिशन के लिए, कि मैं इतना सब कुछ पढ़ा। आप सब अगर नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट अम्बेडकर की कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है आप कम से कम उन्हें तो पढ़ ही लीजिए। ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। बस मैंने कैमरा ओपन किया है और आपके सामने बोलना चालू कर दिया है। जो मेरे मन में था वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं अपने बारे में, और YouTube के ऊपर इस तरह का डीप कन्वर्सेशन अपनी लाइफ के बारे में कोई भी नहीं करता। तो अगर आप इस वीडियो से जरा सा भी इंस्पायर हुए हैं, अगर एक व्यक्ति भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर इंस्पायर हुआ होगा, तो लिटरली मेरा काम यहाँ खत्म हो जाता है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा, बहुत स्पेशल समझूंगा कि मैंने एक व्यक्ति के जीवन में इंस्पिरेशन बनने का काम किया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इंस्पायर हुए हैं तो अपने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।